दोस्तों, देश में अब सत्ता की लड़ाई बीजेपी से आगे बढ़ चुकी है और इसीलिए विपक्ष अब सीधे सीधे आरएसएस पर हमला कर रहा है, यानी बीजेपी के परिवार पर हमला बोल रहा है। और शायद इसीलिए आरएसएस के चीफ मोहन भागवत से पहली बार पूछा गया है कि आरएसएस इनकम टैक्स क्यों नहीं भरता। अगर एक छोटा दुकानदार इनकम टैक्स भर रहा है तो इतना बड़ा संगठन इनकम टैक्स क्यों नहीं भरता है। और अगर इनकम टैक्स नहीं भरता है तो फिर इस संगठन की जो आमदनी है वो क्या है, खर्चा है वो क्या है, और क्या इन खर्चों का ऑडिट होना चाहिए। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 कि आरएसएस बताए, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत बताएं कि आरएसएस कहाँ रजिस्टर्ड है, कहाँ पर रजिस्टर्ड है या फिर नहीं रजिस्टर्ड है। अब दोस्तों, ये सवाल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि किसी एक आदमी ने सवाल नहीं पूछे, बल्कि ये सवाल कर्नाटक की राज्य सरकार की तरफ से लिखा पढ़ी में आरएसएस से पूछे गए। इस सिलसिले में कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने मोहन भागवत को 2 पेज का लेटर भेजा है। आप इसे सरकारी नोटिस कह सकते हैं। भैया, संघ क्या है, कौन है, आपका पैसा कहाँ से आता है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं भी। उधर कर्नाटक सरकार के इस चिट्ठी के जवाब में मोहन भागवत ने एक फंक्शन में कहा कि सरकार से आरएसएस कोई आर्थिक मदद नहीं लेती, किसी तरह की मदद नहीं लेती है, तो फिर रजिस्ट्रेशन की बात क्यों कही जा रही है। Hindu Dharma is not registered. Many things are not registered. Those who want to have funds from the government, they require registration. That has to be there. So government knows. They banned RSS. That means they knew RSS is there. RSS is recognized. अब मोहन भागवत कह रहे हैं कि साहब, जब हिंदू धर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर रजिस्ट्रेशन कराने की क्या ज़रूरत है, और हम तो कोई मदद नहीं लेते हैं। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि सरकार ने 2 बार आरएसएस को बैन किया है और उसके बाद वो बैन हटाया गया। तो सरकार तो रिकॉग्नाइज करती है, वो चाहे ये सरकार हो या कोई और सरकार हो। ये मोहन भागवत का घुमा फिरा के जवाब था। अब भागवत के इस जवाब पर कांग्रेस का कहना था कि साहब, मोहन भागवत को मोदी सरकार ने हाईएस्ट सिक्योरिटी, सबसे उच्च श्रेणी की सुरक्षा दे रखी है, Z+ सिक्योरिटी, यानी जिस तरह की सुरक्षा अमित शाह की है या कुछ मुख्यमंत्रियों की है या राजनाथ सिंह की है, वैसी ही सिक्योरिटी मोहन भागवत की है, जिस पर करोड़ों रुपए का सालाना खर्चा होता है। और ये जो पैसा खर्च हो रहा है, ये जनता का पैसा है, ये टैक्स पेयर्स मनी है। इसलिए आरएसएस को जवाब तो देना ही चाहिए कि उसकी आमदनी क्या है, खर्चा क्या है। उधर आरएसएस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार का कहना है कि साहब, प्रियंक खड़गे हों या कांग्रेस के नेता जो इस तरह के नोटिस भेज रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उनको पूरी जानकारी नहीं है। उनको ना कानून की जानकारी है, ना आरएसएस के फंक्शन की जानकारी है। आलोक कुमार का कहना है कि साहब, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई संगठन है तो फिर वो रजिस्टर्ड ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। और वो ये भी कहते हैं कि इनकम टैक्स को लेकर पहले भी जांच हुई है, 1967 में भी हुई है, 1975 में भी जांच हुई है, लेकिन हाई कोर्ट ने फेवर जो है वो आरएसएस का किया है कि आरएसएस की ऐसी कोई आमदनी नहीं है कि उसको टैक्स देना पड़े, क्योंकि आरएसएस गुरु दक्षिणा से चलता है, उस पर टैक्स नहीं दिया जाता। कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी आय का इनकम टैक्स को रिपोर्ट करता है कि नहीं करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में वर्ष में 1 बार गुरु दक्षिणा होती है। संघ अपने काम के लिए बाहर वालों से पैसा नहीं लेता है। वो जो आमदनी होती है गुरु दक्षिणा की, वो उस शाखा की आमदनी होती है जिस शाखा में वह दक्षिणा हुई है। उधर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा, जो अभी कुछ ही दिन पहले राज्यसभा के सांसद बने हैं, उनका कहना है कि अगर इस देश में छोटा दुकानदार, छोटा व्यवसाय जिसकी आमदनी बहुत कम है, वो भी अगर रजिस्ट्रेशन कराता है तो फिर आरएसएस जैसा बड़ा संगठन क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन कराता है। और अगर रजिस्ट्रेशन है तो उसके प्रमाण दिए जाएं। सुन लीजिए साहब, पवन खेड़ा साहब को भी सुन लें। इसी कानून के तहत ये आते हैं। एक छोटे दुकानदार को जीएसटी का पंजीकरण कराना पड़ता है। क्या कल को वो कह सकता है कि साहब हिंदू धर्म पंजीकृत नहीं है तो मैं अपनी दुकान पंजीकृत नहीं कराऊंगा? अरे मोहन भागवत जी, कुछ तो शर्म करिए।
बहरहाल जो बड़ा सवाल दोस्तों है वो ये है कि प्रियंक खड़गे जो कर्नाटक के गृह मंत्री हैं, बड़े ताकतवर हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे भी हैं, और उन्होंने ही ये 2 पेज की चिट्ठी, सरकारी चिट्ठी, गृह मंत्री की हैसियत से, कर्नाटक सरकार की हैसियत से जो ये चिट्ठी भेजी है, क्या अगर इस पर उनको सही जवाब नहीं मिलता है, गोलमोल जवाब मिलता है, उनके पास बही खाते, उनके पास इनकम टैक्स की कोई रिपोर्ट, उनके पास आरएसएस के रजिस्ट्रेशन की कोई कॉपी उनके पास नहीं आती है, तो फिर क्या मिस्टर खड़गे, जूनियर खड़गे, क्या जांच कराएंगे? और ये जांच क्या पहली बार फिर आरएसएस की होगी? और क्या कर्नाटक सरकार, जिसके पास जुरिडिक्शन है, अधिकार क्षेत्र है जांच का, जिसके अंडर में कानून व्यवस्था है, पुलिस है, क्या ये जांच इनिशिएट करेगी? और इस जांच के पीछे क्या असली ताकत प्रियंक खड़गे नहीं बल्कि राहुल गांधी है? अब दोस्तों यही सवाल मैंने कांग्रेस पर कई बरसों से बड़ी बारीक निगाह रखने वाले और आरएसएस पर जिन्होंने ज़बरदस्त रिसर्च की है, हेमंत अत्री साहब, मैंने आज उनको बुलाया है। उनको ज़रूर सुनिएगा, बहुत सी बातें वो बताने जा रहे हैं, खुलकर बताने जा रहे हैं, और साथ में अभिषेक भी होगी। और मैंने अभिषेक से पूछा है कि क्या इसको मैं एक सरकारी नोटिस मानूं, क्या इसको राज्य सरकार बनाम आरएसएस मानूं, इसको, इस टकराव को, या फिर ये टकराव कांग्रेस बनाम आरएसएस है? अभिषेक, ये जो सवाल प्रियंक खड़गे गृह मंत्री ने पूछा है और जिसमें उनसे ये कहा है कि आप अपने इनकम टैक्स के डिटेल दें, आप अपने रजिस्ट्रेशन के डिटेल दें, क्या आपको ये खड़गे वर्सेस मोहन भागवत लग रहा है? दीपक जी, सबसे पहले तो इसमें आप अपने आप को ठीक कीजिए कि ये खड़गे का मामला नहीं है। ठीक करें जी, ये प्रियंक खड़गे का मामला नहीं है। ये कर्नाटक सरकार ने आरएसएस से पूछा है कि आपकी फंडिंग कहां से आती है, आपका रजिस्ट्रेशन कहां है, आपकी संस्था की वैधानिकता क्या है, लीगल स्टेटस क्या है, ये टर्म इस्तेमाल किया गया है। ये सवाल कर्नाटक सरकार ने पूछा है और कोई भी सरकार किसी भी संस्था से ऐसा पूछ सकती है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। और संघ को भी बताना चाहिए कि वो उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। आपकी बात एकदम सही है कि ये बात प्रियंक खड़गे वर्सेस मोहन भागवत नहीं, बल्कि कर्नाटक सरकार ने ऑफिशियली पूछा है, सरकारी तौर पे पूछा है कि आप अपना हिसाब किताब सामने रखिए। हेमंत जी, अभिषेक कह रहे हैं कि सरकार ने, कर्नाटक सरकार, एक राज्य सरकार ने पहली बार हिसाब किताब मांगा है आरएसएस का, और उसके कई उन्होंने कारण दिए। क्या आपको लग रहा है कि धीरे धीरे ये सवाल तेलंगाना की सरकार भी पूछ सकती है? क्या ये सरकार केरल की भी पूछ सकती है? क्या आगे चल के तमिलनाडु की सरकार भी पूछेगी? और इस तरह की और जो सेकुलर गवर्नमेंट इस वक्त हैं वो भी क्या घेराबंदी करेगी? एक नई तरह की घेराबंदी है आरएसएस की है इस दौर में। दीपक जी, सवाल सेकुलर और नॉन सेकुलर का नहीं, सवाल देश के कानून का है। जिस संस्था को माननीय प्रधानमंत्री लाल किले पे खड़े होकर के ये कहते हैं कि वो एनजीओ है, वो रजिस्टर क्यों नहीं होनी चाहिए, पहले तो आरएसएस इसका जवाब दे दे। इतने बड़े पैमाने पे जब चीज होती है तो जिस भी प्रदेश के अंदर किसी संस्था की एक्टिविटीज है, चाहे वो तेलंगाना है, चाहे वो तमिलनाडु है, चाहे वो केरला है, चाहे वो हिमाचल है, वो सरकार अगर ये सवाल पूछती है तो दे आर वेरी वेल विद इन देयर राइट्स टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस अबाउट देयर रजिस्ट्रेशन, अबाउट देयर फाइनेंसिंग पैटर्न्स, अबाउट देयर एक्टिविटीज, और वो सारी चीजें। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी अनहोना नहीं है। और मैं ये मानता हूं जो अभिषेक भाई ने कहा कि ये कर्नाटक सरकार बनाम आरएसएस, एक कदम और आगे चलेंगे तो ये संविधान बनाम आरएसएस है। इस देश का संविधान ये कहता है कि यहाँ पर हर एनजीओ रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इसमें ये नहीं है कि सरकार से आप फंडिंग ले रहे हो नहीं ले रहे हो। इसका क्या मतलब है? आप 4 आदमियों की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए अपना छोटा मोटा काम के लिए, उसके लिए भी आपकी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। कोई भी छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम। और ये कह रहे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिसके अंदर करोड़ों लोग शामिल हैं और उसका सदस्यता का रजिस्टर भी नहीं है, बताइए, रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्या कह रहे हैं अपने मोहन भागवत जी कि इससे हमने संविधान सरकार को दे रखा, केंद्र सरकार को 1950s में, तो रजिस्ट्रेशन कराने में क्या आपत्ति है? मेरा तो सीधा सा सवाल उनसे ये है, क्या आरएसएस के पास छिपाने के लिए कुछ है? सबसे पहली बात, क्या जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे तो क्या कुछ ऐसे खुलासे हो जाएंगे जिनसे आप बचना चाहते हैं, या कोई और बात है, आपके फाइनेंसिंग का कोई इशू है? वरना जब हर संस्था देश में रजिस्टर्ड है तो आरएसएस रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? उनको तो खुश होकर कराना चाहिए, आज उनकी सरकार है। अभिषेक, एक इसमें जवाब आया है आरएसएस की तरफ से, और आरएसएस के विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय, आलोक कुमार, वो कह रहे हैं कि साहब इनकम टैक्स जो है वो हमें देने की जरूरत ही नहीं है,
हमारी कोई आमदनी, हम तो गुरु दक्षिणा लेते हैं, और ये जो गुरु दक्षिणा लेते हैं इस पर हाईकोर्ट की रूलिंग आ चुकी है कि साहब गुरु दक्षिणा पर आपको टैक्स नहीं देना है। और कांग्रेस के वक्त 67-68 में भी जांच हुई थी, और 1975-76 में इंदिरा गांधी के समय भी इनकम टैक्स ने बाकायदा जांच इस पर बैठाई थी। तो आरएसएस कह रहा है कि साहब कोई जरूरत नहीं है हमको, हमारी जो इनकम है वो गुरु दक्षिणा से आ रही है, गुरु जी को दीपक जी, चेले भेज रहे हैं। दीपक जी, मैं आपसे पूछता हूं कि अगर दक्षिणा पर सवाल नहीं है, वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता, तो 90 के दशक की शुरुआत में विश्व हिंदू परिषद के खातों को क्यों फ्रीज किया गया था? उस वक्त के सतर्कता आयुक्त विजिलेंस कमिश्नर एन विट्ठल भी उसमें इन्वॉल्व थे उस पूरे मामले में। बाद में बड़ी हील हुज्जत के बाद खोला गया। इनकम टैक्स की नजर उस वक्त भी विश्व हिंदू परिषद के खातों पर थी। क्या विश्व हिंदू परिषद के लोग आरएसएस से अलग मॉड्यूल में चंदा ले रहे थे? और कहां लिखा हुआ है कि आरएसएस जिस तरीके से चंदा ले रहा है या जिस तरीके से दक्षिणा ले रहा है उस पर टैक्स नहीं लगेगा? ये तो एक वाहियात बातें हैं। और 1975 या 1967-68 का जो जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त से लेकर अब तक तो इनकम टैक्स के कानून में कई सारे दर्जनों संशोधन हो गए। अब पुरानी बातों को लेकर के उस वक्त नहीं हुआ, आज क्यों हो रहा है, ये तो गलत बात है। मैं आपको एक छोटा वाकया याद दिला दूं, कुछ सालों पहले की बात है। बीसीसीआई को लेकर सवाल उठा कि यह संस्था कहां रजिस्टर्ड है। बीसीसीआई ने साफ साफ बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि चेन्नई में हमारी संस्था 1926 में रजिस्टर्ड है, भारतीय के बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया। फिर आरएसएस को बताने में क्या दिक्कत है कि कहां रजिस्टर्ड है? अरे साहब वो 1925 की, आप 1926 की बात कर रहे हैं। 1925 की है तो वही बता देना कि 25 में कहां रजिस्टर्ड है। वो 1860 का एक्ट है रजिस्ट्रेशन के लिए, बता दे कि कहां। 1860 के पहले के होते तो हो सकता था कि नहीं होता। ओके ओके, चलिए खैर ठीक है, हम इनकम टैक्स और बहुत ज़्यादा तकनीकी पहलुओं में ना जाए। मैं थोड़ा सा एक पॉलिटिकल सवाल पूछ रहा हूँ। क्या आपको लगता है हेमंत जी, ये जो सवाल अचानक उठा है, ये टकराव जो है वो और बढ़ रहा है, आरएसएस वर्सेस कांग्रेस, आपको ये टकराव दिख रहा है? क्योंकि सिर्फ प्रियंक खड़गे की तरफ से बात नहीं आई है, अजय राय जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख हैं, चीफ हैं, पीसीसी चीफ हैं, उन्होंने भी आरएसएस पर इस तरह के आरोप लगाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। हालांकि बात वो अयोध्या के चंदे पर कर रहे थे। और भी कई नेता हैं जिन्होंने इस तरह के सवाल उठाए हैं, राहुल गांधी ने भी इस तरह के सवाल उठाए। तो क्या आपको ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की तरफ, अब ये कांग्रेस वर्सेस आरएसएस हो रहा है मामला? नहीं, देखिए, ये विचारधाराओं की लड़ाई है दीपक जी, नंबर एक। और विचारधारा की जब लड़ाई होती है तो आपको वही हिट करना होता है जहां सबसे ज्यादा हिट करने से पेन मिलता है, और जो वो सबसे कमजोर कड़ी है, कमजोर नस के ऊपर। और वो कमजोर नस प्रियंक खड़गे ने दबा दी है पहली बार। और ये देखना पड़ेगा आपको कि ऐसी संस्था जिसके 40 लाख सदस्यों का दावा किया जाता है, 88,000 शाखाएं हैं, जिनमें से कई विदेशों के अंदर भी हैं, उसका भारत में रजिस्ट्रेशन ना होना, इसका क्या मतलब? क्या आप देश के कानून से, संविधान से ऊपर है क्या? क्या आपका ऑडिट होता है? आप मुझे एक चीज बताइए, 2024 का चुनाव था, आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टियां सारी की सारी वो अपना इनकम टैक्स से मुक्त है, बिल्कुल, चंदे, चुनावी चंदे से। क्या कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज हुए कि नहीं हुए? और जब तक चुनाव नहीं हुआ क्या वो खुले? सब संस्थाओं में चले गई। क्यों? कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया। आरएसएस ने तो आज तक नहीं किया। आरएसएस का कोई ऑडिट नहीं होता है। आरएसएस के मुख्यालय की सिक्योरिटी देखिए आप, आरएसएस के चीफ की सिक्योरिटी देखिए, Z+ एडवांस लाइजनिंग टीम के साथ उनकी सुरक्षा है। उनकी गाड़ी जो काफिला चलता है, दो उसके अंदर जैमर्स होती हैं, पूरा काफिला होता है। ये जो सुविधाएं हैं सारी, ये कहां से आ रही है? ये आम आदमी को मिलती है क्या? जब आप सुविधाएं लेते हैं तो जवाबदेही देने में क्या परेशानी है आपको? अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ क्यों है? इसका जवाब है क्या आपके पास? आप 1925 में बने थे, आज 100वें साल के अंदर है। आप मुझे एक चीज बता दीजिए बस, कि एनजीओ आपको खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री, सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, जो खुद गर्व से कहते हैं कि मैं उसका स्वयंसेवक हूं, जब वो एनजीओ कह रहे तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने में क्या परेशानी है? रजिस्ट्रेशन कौन नहीं कराता? दीपक जी, एनजीओ कौन नहीं कराता? ऐसा कोई भी संगठन जो अपने कामों को कहीं अवैधानिक मानता होगा, शायद वही नहीं कराता होगा, वरना तो वी आर मोर देन हैप्पी टू गेट अस रजिस्टर्ड। वेयर इज द इशू? ठीक ठीक, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो इनकम है वो ऑडिट होनी चाहिए, और
दूसरा जो आरएसएस की लाइफस्टाइल है, आरएसएस के जो प्रचारक हैं जो कभी ज़मीन पर लेटते थे या प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठते थे या एसी की जगह वो जनरल डिब्बों से चलते थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है वो जनरल डिब्बों से चलते थे, वो अब 5 स्टार कल्चर में कहीं ना कहीं लिप्त होते चले जा रहे हैं। ये बात करें, क्या अभिषेक आपको भी लगता है कि आरएसएस के जो प्रचारक हैं, क्योंकि आप आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन पर भी नजर रखते हैं, क्या आरएसएस के जो नेता हैं, प्रचारक हैं, पदाधिकारी, इनकी लाइफस्टाइल अचानक बदल गई है 2014 के बाद? अब ये बीएमडब्ल्यू और लंबी गाड़ियों से चलते हैं, अब ये बिजनेस क्लास से चलते हैं, हवाई जहाज से, अब ये ट्रेन से, जनरल डिब्बे से नहीं चलते ये। दीपक जी, अगर 20 साल पहले के आरएसएस और आज के आरएसएस के वर्कर और प्रचारकों को देखें तो साफ लगता है कि कल के मोहताज आज के सरताज बन गए हैं। वो स्थिति थी कि चना और गुड़ लेकर चलने वाले लोग, साइकिल से चलने वाले लोग 50 रुपए के चंदे के लिए कि चंदा वसूलने 50 रुपए जा रहे हैं। मैं वैसे वर्कर को भी जानता हूं जो 20-30 किलोमीटर ट्रेन पकड़ के जाते थे कि किसी ने 51 रुपए चंदा देने को बोला है, और वो ट्रेन का टिकट नहीं कटाते थे कि 5-5 रुपए आने जाने के लग जाएंगे ट्रेन के। 51 रुपए के चंदे के लिए 30 किलोमीटर जाने वाले लोगों की स्थिति आज आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि इतनी लेविश लाइफ स्टाइल के पीछे फंड कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है इतने पैसे। केंद्र के हर मंत्रालय में आरएसएस का एक प्रतिनिधि बैठा हुआ है, हर राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों के दफ्तर में आरएसएस का प्रतिनिधि बैठा हुआ है। आरएसएस के प्रतिनिधि कहां नहीं बैठे हुए हैं, कुलपतियों की नियुक्ति कैसे हो रही है, यूनिवर्सिटीज के चांसलर, और तो और अभी जिस ढंग से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर बहाली की प्रक्रिया चल रही है, लेक्चरर बहाली की प्रक्रिया चल रही है, और जिस ढंग से भाजपा शासित राज्यों में हो रहा है, वो कौन सी प्रक्रिया है, कहां से रिकमेंडेशन आ रहा है, कैसे आपको और हमें पत्रकार होने के बावजूद अगर एक मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट चाहिए तो तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करना पड़ता है। लेकिन संघ का एक प्रचारक सीधे सीधे मुख्यमंत्री के दफ्तर में पहुंच जाता है और वो अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी तैयार नहीं है। ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति है। कल को कोई कहे कि लश्कर तोयबा का भारत में रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसको काम नहीं करने दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं करने देना चाहिए। क्यों करेगा? लाइफस्टाइल चेंज हुआ। अत्री साहब भाई, आप तो 25-30 वर्षों से सब कुछ देख रहे हैं। आपने इसी प्रोग्राम में हमारे चैनल पर कहा था कि खट्टर साहब और जो सैनी हैं, आज की तारीख में आपके चीफ मिनिस्टर हैं, खट्टर साहब, मनोहर लाल खट्टर साहब और सैनी साहब एक छोटे से कमरे में रहते थे, दरी बिछा के सोते थे, खाना बनाते थे, खुद ही खाते थे, न गाड़ी थी न कुछ था। फिर बाद में स्कूटर आया खट्टर साहब के पास जो प्रचारक थे, और मोदी जी भी जब जाते थे तो खटिया पे या दरी पे सोते थे। क्या आप तब से आरएसएस को देख रहे हैं, आज एकदम पलट गया है आरएसएस का रहन सहन, पूरी तरह से पलट गया? क्या हम इसे 5 स्टार कल्चर बोल सकते हैं? दीपक जी, मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र मोदी का जिक्र करा, नायब सिंह सैनी तो बाद में आए, वो पंचकुला में होते थे। कभी भी नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर सोनीपत रोड पे जो उनका ऑफिस था, पुराना सा ऑफिस जिसमें पेंट भी नहीं होता था प्रॉपर, उसकी जो पेंट भी नहीं होता था, यस, और उनको जमीन पे सोते थे। आप क्या कह रहे हैं, पुताई तक नहीं होती थी, ऐसे कमरे में रहते थे? एग्जैक्टली आप कहो तो वो पुराना फोटो भी मिल जाएगा, मैं भिजवा दूंगा आपको। खिचड़ी खाते थे, खुद बनाते थे, खिचड़ी खुद बर्तन से जी, वो मोदी जी की खिचड़ी मतलब आप कह रहे हैं कि सब्जी, रोटी, दाल, चावल, अचार, चटनी, पापड़ नहीं, ओनली खिचड़ी और इस तरह का बिल्कुल बेसिक्स जो है, कभी मनोहर जी कभी बना लेते थे, कभी मोदी जी बना लेते थे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा, किसी और की बताई हुई चीज नहीं। और आज वो कल्चर देखिए, वो खिचड़ी से लेकर के वो 50,000 किलो वाली वो कौन सी हिमाचल प्रदेश से आती है, वो चीजें खाई जा रही है प्रोटीन के लिए। और जो कल्चर मशरूम, और उसको उसका कुछ नाम भी है, मुझे ध्यान आएगा तो मैं बता दूंगा। गुच्ची मशरूम, दिस इज वेरी रिच इन प्रोटीन। ये सारे जितने भी संघी हैं आजकल, उनका मेन डाइट ही गुच्ची है। सबके सब मोदी जी की तरह जवान दिखने की फिराक में लगातार ये रहते हैं। आपने कहा 5 स्टार कल्चर, माफ कीजिएगा ये 7 स्टार कल्चर है, 5 स्टार नहीं। अगर आप दिल्ली में जाएंगे झंडे वाला में, तो केवल इनका कार्यालय देख लीजिए, छोड़ दीजिए दिल्ली को, पानीपत आप चले जाइएगा, कितने बड़े एकड़ों के अंदर हेलीपैड की व्यवस्था है, अंदर हेलीपैड की व्यवस्था, और उसमें कौन लोग आते हैं, कौन जाते हैं, केवल कल्पना कर सकते हैं। ये वो लोग थे जो आपके घर पे आते थे प्रवास करने के लिए, 3 दिन भोजन किया, आस पड़ोस में चंदा लिया, और वो सारी चीजें। आज की तारीख में अभिषेक भाई ने कहा बीएमडब्ल्यू में, चार्टेड में चलते हैं भाई, चार्टेड प्लेन, बिजनेस चार्टेड प्लेन्स के अंदर चलते हैं। पूरी की पूरी कल्चर बदल गई है। अहंकार देखिए, सरकार से ऊपर है वो लोग। पता है क्या कहते हैं मुख्यमंत्री को, आप ये काम करवा रहे हैं या हम ऊपर बात करें?
ये आरएसएस के वर्कर्स मुख्यमंत्रियों कहते, मैंने अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है। कंप्लीट कैप्चर ऑफ द इंडियन स्टेट बाय आरएसएस, दिस इज विजिबल नाउ एवरीवेयर। ओके ओके, एक आखिरी क्वेश्चन, समय समाप्त हो रहा है। अभिषेक, आपको क्या लगता है, प्रियंक खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, गृह मंत्री हैं, आईटी मिनिस्टर भी हैं, पावरफुल लीडर हैं इस वक्त डीके शिव कुमार के बाद कर्नाटक में, ये उन्होंने अपनी मर्जी से गृह मंत्री की कैपेसिटी में सरकारी चिट्ठी भेजी है, या आपको लगता है कि प्रियंक खड़गे के पीछे कांग्रेस है, राहुल गांधी है, पार्टी है, ये पार्टी का थॉट है जो उन्होंने जवाब पूछा है, या ये प्रियंक खड़गे का अपना थॉट है? दीपक जी, जब भी कोई किसी कैबिनेट का हिस्सा होता है, चाहे सेंटर हो या स्टेट हो, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जब होती है तो बिना कैबिनेट के मुखिया के पूछे ऐसी कोई चिट्ठी की बात छोड़ दीजिए, एक चपरासी अपॉइंट नहीं कर सकता कोई। ओके, ठीक, ये स्थिति है। तो बिना बिना अपने मुख्यमंत्री से पूछे, पॉलिटिकल मास्टर से पूछे, संभव ही नहीं है। यही सवाल मैं अतीश साहब से पूछूंगा, सिर्फ मेरे पास 30-40 सेकंड का वक्त है। क्या प्रियंक खड़गे ने जो चिट्ठी लिखी, हिसाब मांगा है इनकम टैक्स का, ऑडिटिंग का और रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा है, ये जो चिट्ठी भेजी गई है, ये चिट्ठी दरअसल राहुल गांधी की है जिस पर दस्तखत मिस्टर प्रियंक खड़गे ने किए हैं? नहीं दीपक जी इसका इनिशिएटिव लेने की बात होती है। यही काम तेलंगाना भी कर सकती थी, सरकार वहां पे है, हिमाचल भी कर सकती थी। प्रियंक खड़गे ने क्यों लिया? क्योंकि वो इस मुद्दे पर लगातार सवाल पहले भी उठाते रहे जब वो गृह मंत्री नहीं थे। लेकिन क्या आपको लगता है राहुल गांधी की सहमति है इसमें? निश्चित तौर पे राहुल गांधी आरएसएस को लेकर के ज्यादा मुखर हैं। सरकार की तो कमियां गिनाते ही हैं, आरएसएस में जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो सवालों के जवाब नहीं है, राहुल गांधी लगातार उसको उठाते रहे। और आपने ऑब्जर्व किया होगा जो एआईसीसी दिल्ली में जो प्रवक्ता है वो भी लगातार प्रियंक खड़गे को शाबाशी दे रहे इस मामले को उठाने के लिए, और उनकी बात को एंडोर्स कर रहे, बाकायदा उनके ट्वीट्स को रिट्वीट कर रहे हैं। दैट मींस द होल पार्टी इज ऑन द सेम पेज एज फार एज दिस इशू इज कंसर्न्ड। चलिए, हमारे दो पैनलिस्ट, उसमें अत्री साहब ये कह रहे हैं कि आज से 30-35 साल पहले उन्होंने खुद देखा कि एक ऐसे कमरे में खट्टर साहब जो मुख्यमंत्री और इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो और नरेंद्र मोदी ये दरी पे सोते थे, एक ऐसे कमरे में रहते थे जहाँ पर पुताई, पेंट भी नहीं था प्रॉपर। हो सकता है उस वक्त इनकम टैक्स की ज़रूरत ना हो, लेकिन आज जब ये 7 स्टार कल्चर है, चार्टर्ड प्लेन्स पे चल रहे हैं, सिक्योरिटी लेके चल रहे हैं, लंबी गाड़ियों के साथ चल रहे हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में इवेंट्स हो रहे हैं, उस वक्त ये हिसाब किताब की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा मैं भी मानता हूँ। और जो अभिषेक ने कहा, जो वो भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये प्रियंक खड़गे ने ये सवाल नहीं पूछे हैं, खड़गे के बेटे ने सवाल नहीं पूछे, ना ही गृह मंत्री ने सवाल किए। ये एक सरकार, एक राज्य सरकार ने पहली बार चिट्ठी लिखी है मोहन भागवत को और उनसे ये सवाल पूछे। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल आरएसएस के प्रमुख ने इस सवालों को टालने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है ये अगर टकराव बढ़ेगा, ये मुद्दा और इशू हॉटअप होगा, तो इन सवालों के जवाब हमें मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अत्री साहब, आप इस प्रोग्राम में आए, शामिल हुए शॉर्ट नोटिस पर, थैंक यू सो मच। और अभिषेक भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।